हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा तो बच्चा, आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन में से जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, उसका जो टॉपिक है वो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। न्यूक्लियस को जो डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। बेसिकली जो हमारा न्यूक्लियस होता है सेल्स का, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है सेल की। और ये अगर शेप वाइज बात करें तो स्फेरिकल इन शेप, गोल होता है शेप में, बट सम सेल्स इट इज़ लूप्ड इन शेप। लूप्ड माना गुच्छेदार, या उसमें से कोई चीज़ें निकल रही हों, ठीक है, तो इसको गोशा भी कहते हैं, लूप्ड। ये कुछ जो है मतलब इसमें से कोई चीज़ें निकल रही होती हैं, ऐसी स्ट्रक्चर का भी जो है हमें नज़र आता है, क्योंकि इसके ऊपर जो है हमें न्यूक्लियर पोर्स नज़र आते हैं या थोड़ा मुड़ा हुआ। न्यूक्लियस जो है यूकेरियोटिक सेल्स में होता है, क्योंकि इनके अंदर जो है आउटर मेम्ब्रेन होती है यूकेरियोटिक सेल में। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें तो न्यूक्लिक मटेरियल होता है, बाकी न्यूक्लियस नहीं होता है, वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता है। पर इनमें क्या है कि यूकेरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी और न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस होगा। तो ज़्यादातर न्यूक्लियस जो है ट्रूली जो सही से प्रेजेंट होता है वो यूकेरियोटिक सेल्स में होता है। इसके अंदर एक पानी होता है, फ्लूइड होता है, जैसे सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन से लेकर, ये सपोज़ करते हैं यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन से लेकर ये न्यूक्लियस तक का जो फ्लूइड है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। आप इसको कहते हो साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। तो यहाँ का जो मटेरियल है, यहाँ का जो पानी है, न्यूक्लियस के अंदर वाला पानी, उसको आप क्या कहते हो? उसको आप कहते हो न्यूक्लियोप्लाज्म। व्हाट यू से न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियस के बाहर वाला पानी साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर वाला पानी न्यूक्लियोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म और आपको पता है जैसा कि न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं, बताएं। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को अगर हम ग्रुप वाइज दोनों की बात करें तो दोनों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं? दोनों को मिलाकर के हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। दोनों को मिलाकर के आप क्या कहते हो? प्रोटोप्लाज्म। आप दोनों को मिलाकर के कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियस का जो पानी है या फ्लूइड है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो सेल मतलब सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर यहाँ तक का जो है सेल मेम्ब्रेन तक के बीच में ये जो मटेरियल, ये जो पानी आ रहा है, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसको क्या कहते हैं बच्चा? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को जो है मिला करके मजमूई तौर पर कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, तो ये एक पानी होता है जिससे न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब भरा हुआ होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर। उसके अलावा एक चीज़ तो ये हो गई इसके अंदर। दूसरी चीज़ न्यूक्लियस के अंदर हमें मिलेंगे न्यूक्लियोलाई, सिंगुलर हम कहेंगे न्यूक्लियोलस। और हमें क्रोमेटिन मिलेगा, ये एक जाला होता है, जालेनुमा नेटवर्क होता है, अभी डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है। अगर सेल में से हमने न्यूक्लियस को बाहर निकाला तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस के ऊपर ये पोर्स, सुराख मौजूद होते हैं, इनको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। और ये जो आपको धागे ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं, इसको क्रोमेटिन नेटवर्क कहा जाता है, या क्रोमेटिन आपको या क्रोमेटिन नेटवर्क को, ठीक है, या न्यूक्लियर, इसको रेटिकुलम भी कहते हैं। क्रोमेटिन नेटवर्क आगे हम पढ़ेंगे, क्रोमेटिन नेटवर्क को न्यूक्लियर रेटिकुलम भी कहते हैं। ऊपर जो इसकी जो मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, ठीक है, तो ये दरअसल हमारे पास क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है इसका। इसको हम कहते हैं, ये लिखना मैं यहाँ पर भूल गया हूँ, इसको आप क्या नाम देते हो? इसको आप कहते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चलें इसको यहाँ पर लिख देते हैं, इसको आप कहते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है डबल, भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है आपकी डबल मेम्ब्रेन है ये। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है डबल मेम्ब्रेन, एक अंदरूनी ये आ गई, एक पर्दा ये हो गया, एक पर्दा ये हो गया, दो मेम्ब्रेन हो गई। चलो भाई, ये तो यहाँ तक हो गया न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कवर हमारा, ठीक है। उसका शेप, उसकी मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन है, ऊपर सुराख होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स हैं, अंदर धागे जैसी शक्लें हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं।
उसकी जो ऊपर वाला ये पर्दा है, इन्वेलप है, इन्वेलप कहते हैं कवर को, उसको न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं, मतलब ऊपर से जो भी उसका ढकाव है या ढका हुआ है। तो अब चलते हैं आगे हम जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ अ डबल मेम्ब्रेन। ये देखो आपके सामने डबल मेम्ब्रेन है। इन्वेलप बाउंड्री, इन्वेलप माना ढकी हुई, बाउंड्री माना क्या है कि ये एक ढकी हुई जो है, हम बाउंड्री कहते हैं दरअसल हद को। ये एक जो मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एक बाउंड्री है, हद है, जो डबल मेम्ब्रेन होती है, कवर होता है डबल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन्स वाला। डबल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है वो भरी हुई होती है एक पानी से, फ्लूइड से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, न्यूक्लियर पोर्स जो है वो स्पेशल प्रोटीन से बने होते हैं, उनको कहते हैं न्यूक्लियोपोरिन। प्रोटीन का याद हमें एमसीक्यूज़ के लिहाज से याद करना है कि जो न्यूक्लियर पोर हैं वो बने हुए हैं एक स्पेशल किस्म के प्रोटीन से, जिसको प्रोटीन का नाम क्या है, न्यूक्लियोपोरिन। प्रोटीन का नाम क्या है, न्यूक्लियोपोरिन। न्यूक्लियर पोर आर पाथवे। अच्छा, न्यूक्लियर पोर जो है ये पाथवे होते हैं, रास्ता होते हैं ये न्यूक्लियर पोर्स। मतलब यहाँ से सेल के बाहर से भी कोई चीज़ अंदर आ सकती है न्यूक्लियस के अंदर, मतलब साइटोप्लाज्म से, सॉरी, और न्यूक्लियोप्लाज्म से कोई चीज़ इसके ज़रिए बाहर भी चली जाएगी, एक रास्ता भी है। क्योंकि न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो एक कंप्लीट बैरियर नहीं होती, एक रास्ता नहीं होती कंप्लीट, तो न्यूक्लियर पोर इन सुराखों से चीज़ें गुजरती हैं। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म तो न्यूक्लियस का पानी होता है, हमने पहले सीख लिया। पर अब क्या करते हैं कि इसको थोड़ा तफसील में देखते हैं। अ प्रोटीन रिच सब्सटेंस कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म और द कैरियोलिम्फ। एक प्रोटीन से भरपूर चीज़ जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर कैरियोलिम्फ, ये वही फ्लूइड है, पानी है। ये मिक्सचर होता है, मिक्सचर हम कहते हैं मिलावट वाली चीज़, मतलब किसी चीज़ से बना हुआ मुख्तलिफ़ चीज़ों से। अच्छा, तो ये मिक्सचर जो है ये बना हुआ होता है किस चीज़ का, प्रोटीन का। प्रोटीन आप समझते हो, प्रोटीन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। अच्छा, प्रोटीन का, डीएनए का, डीएनए क्या होता है, डीएनए आपकी इन्फॉर्मेशन रखता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए पॉलीमरेज क्या है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड डीएनए के यूनिट होते हैं, आपको पता है, या न्यूक्लिक एसिड के यूनिट होते हैं। और सम मेटल आयंस, और दूसरे जो मेटल के आयंस होते हैं, उससे ये मिक्सचर इसका बना होता है। इसी वजह से, देयरफॉर, इसी वजह से इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट कंपोजिशन फ्रॉम साइटोप्लाज्म। इसी वजह से इसकी थोड़ी सी जो है मुख्तलिफ बनावट होती है, या मुख्तलिफ जो है ये बना हुआ होता है, अगर इसको कंपेयर किया जाए साइटोप्लाज्म से। चलें नेक्स्ट हम जो है देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियोलस। अगर न्यूक्लियोलस की हम बात करें तो न्यूक्लियोलस दरअसल क्या होता है, हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के बीच में एक सेंटर हिस्सा होता है, बीच वाला, उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है। अगर पीछे दोबारा चलें तो ये देखो, यहाँ पर ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बीच वाला जो हिस्सा है, ठीक है, न्यूक्लियस का जो सेंट्रल हिस्सा है, इसको आप कहते हो न्यूक्लियोलस। इसको आप क्या कहते हो, ये आपका जो सेंट्रल हिस्सा हो गया, इसको आप कहोगे न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियो इसको आप कहते हो न्यूक्लियोलस। अगर ये जमा ज़्यादा होंगे तो ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोलाई, मतलब इसकी प्लूरल हो गई, जमा हो गया। वाहिद होगा तो न्यूक्लियोलस, अगर जमा होंगे तो न्यूक्लियोलाई, ज़्यादा होंगे तो न्यूक्लियोलाई। अच्छा, ये एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये भी याद करना है हमें। अच्छा, न्यूक्लियोलस की अगर हम जो है एक्सप्लेनेशन देखें तो ये सेंट्रल हिस्सा होता है न्यूक्लियस का, गोल होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है। उसके अलावा मोर देन वन कॉल्ड न्यूक्लियोलाई, एक से ज़्यादा जो है वो हमारे पास कहलाएंगे न्यूक्लियोलाई, ठीक है। एक से ज़्यादा हमारे पास क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियोलाई। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी करेक्शन कर लेते हैं, मैंने न्यूक्लियोलाई लिखा था, ठीक है। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर न्यूक्लियोलाई लिखा है, न्यूक्लियोलाई दरअसल सही है, यहाँ पर मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ये मुझे यहाँ पर न्यूक्लियोलाई ही करना था, न्यूक्लियोलाई स्पेलिंग मिस्टेक है, ये न्यूक्लियोलाई। बहुत ज़्यादा जब न्यूक्लियोलस होंगे तो वो न्यूक्लियोलाई हो जाएगा। सिंपल है, स्पेलिंग सेम रखनी है हमें, NUCLEO, फिर एल के बाद इस US को हटा करके, इस US को हटा करके आप जो है आई लगा दोगे, न्यूक्लियोलाई हो जाएगा। ये दरअसल डिसअपियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड रीअपियर आफ्टरवर्ड, ये गायब हो जाता है न्यूक्लियोलस जब सेल तकसीम होते हैं, और दोबारा ज़ाहिर हो जाता है तकसीम होने के बाद जब सेल बन जाएंगे।
contain numerous strand called the chromatin network or the nuclear reticulum। इसके अंदर जो है वो धागे नुमा जो शक्लें होती है, स्ट्रैंड मतलब वो डंडियाँ धागे नुमा जो होती हैं उनको क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं या फिर न्यूक्लियर रेटिकुलम कहेंगे, ये मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, उसके बाद क्रोमेटिन ओनली सीन इन द नॉन डिवाइडिंग सेल। क्रोमेटिन हमेशा बस वहीं पर नज़र आता है जब सेल डिवाइड ना हो रहा हो। क्रोमेटिन मटेरियल मेड अप ऑफ डीएनए एंड द हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमेटिन जो हमारे पास आ जाता है, क्रोमेटिन मटेरियल ये बना हुआ होता है डीएनए का और हिस्टोन प्रोटीन का। अब ये दोनों क्या चीज़ें हैं ये हम बाद में थोड़ा आगे चल के डिस्कस करते हैं। जब जो है बिकम क्रोमेटिड एंड द सिस्टर क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्या है कि सेल डिवीजन के दौरान ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है ये एक धागा बन जाता है, इसको कहते हैं ये धागा है, इसको आप कहोगे क्रोमेटिड, इसको आप कहते हो क्रोमेटिड। ठीक है, ये एक एक्स वाली ये एक जो है ऐसे यू टाइप शक्ल होती है। फिर यहाँ पर इसका बीच वाला हिस्सा होता है। ठीक है, ये मैंने आपके सामने जो बनाया है ये दरअसल है क्रोमोसोम की शक्ल एक्स वाली, क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स क्या है, ये वही चीज़ है जो हमारे डीएनए को रखती हैं या जीन को रखती हैं। अब क्रोमोसोम दरअसल इस शक्ल का होता है, इसकी ये जो डंडी है आर्म में इसको कहते हैं क्रोमेटिड। ठीक है, ये एम है क्रोमेटिड। और फिर क्या है कि एक क्रोमेटिड इस एक डंडी में से, इस एक शक्ल में से दूसरी नीचे की तरफ भी ऐसे शक्ल बन जाती है। जो इसकी डुप्लीकेट शक्ल बने उसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। एक क्रोमेटिड से एक उस धागे से दूसरा धागा बनता है, उसको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। एक धागे में से अगर दूसरा धागा बने तो उसको आप कहोगे सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, उस धागे को आप कहोगे सिस्टर क्रोमेटिड। अच्छा, वो एक धागा दूसरे धागे से जुड़ता है, इन दोनों के बीच में ये जो जोड़ है, कनेक्शन है, इसको कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या फिर इसको आप कहोगे सेंट्रोमर। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और सेंट्रोमर ये इसके जो हिस्से हैं क्रोमोसोम के, इसको आर्म कहते हैं। अगर क्रोमोसोम को यहाँ से थोड़ा सा टुकड़ा निकाल करके ऐसे क्रोमोसोम का अगर आप खोलो, इसको आप खोल कर देखोगे तो ये हमें जो है ऐसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। जो किसकी शक्ल है, जो दरअसल हमारे पास शक्ल आ जाती है हमारे डीएनए की, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये डीएनए की स्ट्रक्चर आ गई, ये आपके डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर आपके डीएनए की। इस डीएनए के ऊपर कुछ ऐसे दाने दाने होते हैं, सर्किल नुमा शक्ल होती है, दाने दाने पड़े हुए होते हैं। दरअसल ये हमारे पास होते हैं हिस्टोन प्रोटीन। इसको आप क्या कहते हो, हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए के ऊपर जो पोर्स हैं, दाने हैं, ये कहलाते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है भाई, ये आपके हो गए हिस्टोन प्रोटीन हो गए, मतलब ये डीएनए की शक्ल हो गई और ये हमारे हिस्टोन प्रोटीन हो गए। हमने पढ़ा था कि क्रोमेटिड बने होते हैं डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन से। तो क्रोमेटिन तो ये है, यही धागा है। धागा जब मोटा हो जाता है क्रोमेटिड कहलाता है। तो इस धागा बना हुआ है, ये लो आपका डीएनए हो गया, ये आपका ये लो ये डीएनए है, और डीएनए के ऊपर दाने दाने पड़े हुए पोर्स हैं, इसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सब स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है तो इसको शेयर करें और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।